नमस्कार दोस्तों। पिछले अध्याय में हमने राष्ट्र निर्माण की चुनौती के बारे में चर्चा की थी। राष्ट्र निर्माण की चुनौती के तुरंत बाद हमारे सामने एक और चुनौती थी, लोकतांत्रिक राजनीति की जमीन तैयार करने की। राजनीतिक दलों के बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा आजादी के तुरंत बाद शुरू हो गई। इस अध्याय में हम चुनावी राजनीति के पहले दशक की बातों पर गौर करेंगे और इन बातों को समझेंगे। पहली, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की स्थापना। दूसरी, आजादी के बाद के शुरुआती सालों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा। और तीसरी, विपक्षी दलों और उनकी नीतियों का उद्भव। इस अध्याय के पहले वीडियो में हम बात करेंगे कि आजाद भारत में किस तरह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष यानी न्यूट्रल चुनाव प्रणाली की स्थापना हुई। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि स्वतंत्र भारत का जन्म किन कठिन परिस्थितियों में हुआ और इसी कारण राष्ट्र निर्माण एक बहुत बड़ी चुनौती बनी। ऐसी चुनौतियों की चपेट में आकर कई अन्य देशों के नेताओं ने फैसला किया कि उनके देश में अभी लोकतंत्र को नहीं अपनाया जा सकता है। इन नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय एकता हमारी पहली प्राथमिकता है और लोकतंत्र को अपनाने से मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा मिल सकता है। उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियलिज्म के चंगुल से आजाद हुए कई देशों में इसी कारण अलोकतांत्रिक यानी नॉन डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था कायम हुई। इस अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कई रूप थे। कहीं पर थोड़ा बहुत लोकतंत्र रहा, लेकिन प्रभावी नियंत्रण किसी एक नेता के हाथ में था, तो कहीं पर एक दल का शासन कायम हुआ और कहीं कहीं पर सीधे सीधे सेना ने सत्ता की बागडोर संभाली। अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं की शुरुआत इस वायदे से हुई थी कि जल्दी ही लोकतंत्र कायम कर दिया जाएगा। बहरहाल एक बार कहीं अलोकतांत्रिक शासन के पांव जम गए तो फिर उसे बदल पाना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए कतर, मोरक्को, लिबिया, इराक, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरब जैसे कई देश हैं जहां आज तक भी डेमोक्रेसी है नहीं आ पाई है। भारत में भी परिस्थितियां बहुत अलग नहीं थी, लेकिन आजाद भारत के नेताओं ने अपने लिए कहीं ज्यादा कठिन रास्ता चुनने का फैसला किया। नेताओं ने कोई और रास्ता चुना होता तो वह आश्चर्य की बात होती, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की गहरी प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट लोकतंत्र से थी। हमारे नेता लोकतंत्र में राजनीति की निर्णायक भूमिका को लेकर सचेत थे। वे राजनीति को समस्या के रूप में नहीं देखते थे, वे राजनीति को समस्या के समाधान का उपाय मानते थे। लोकतांत्रिक राजनीति में सभी समूहों को समान प्रतिनिधित्व मिलता है और आपसी टकराव को भी बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है। आपको याद होगा कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 से अमल में आया। उस वक्त देश का शासन अंतरिम सरकार चला रही थी। वक्त का तकाजा था कि देश का शासन लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा चलाया जाए। भारत के चुनाव आयोग का गठन 1950 के जनवरी में हुआ। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने। उम्मीद की जा रही थी कि देश का आम चुनाव 1950 में ही किसी वक्त हो जाएगा। बहरहाल चुनाव आयोग ने पाया कि भारत के आकार को देखते हुए एक स्वतंत्र यानी न्यूट्रल और निष्पक्ष आम चुनाव कराना कोई आसान मामला नहीं है। चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन जरूरी था। फिर मतदाता सूची यानी मताधिकार प्राप्त वयस्क व्यक्तियों की सूची बनाना भी आवश्यक था। इन दोनों कामों में बहुत सारा समय लगा। मतदाता सूचियों का जब पहला प्रारूप प्रकाशित हुआ तो पता चला कि इसमें 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गए। इन महिलाओं को फलां की बेटी, फलां की बीवी के रूप में दर्ज दर्ज किया गया था। चुनाव आयोग ने ऐसी प्रविष्टियों को मानने से इनकार कर दिया। आयोग ने फैसला किया कि संभव हो तो इसका पुनरावलोकन किया जाए, यानी फिर से इसे किया जाए और जरूरी लगे तो ऐसी प्रविष्टियों को हटाया जाए। यह अपने आप में हिमालय की चढ़ाई जैसा दुष्कर काम था। इतने बड़े पैमाने का ऐसा काम दुनिया में अभी तक नहीं हुआ था। उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे। इन्हें 3200 विधायक और लोकसभा के लिए 489 यानी 489 सांसद चुनने थे। इन मतदाताओं में महज 15% साक्षर थे। इस कारण चुनाव आयोग को मतदान की विशेष पद्धति के बारे में भी सोचना पड़ा। इसके बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए आप अपनी बुक के 21 नंबर पेज को पढ़ें। एक और अच्छा तरीका है अपने परिवार और पड़ोस के बुजुर्गों से उनके पुराने चुनाव के अनुभवों के बारे में पूछिए। देश के विशाल आकार और मतदाताओं की भारी भरकम संख्या के लिहाज से ही पहला आम चुनाव अनूठा नहीं था, बल्कि मतदाताओं की एक बड़ी तादाद गरीब और अनपढ़ लोगों की थी और ऐसे माहौल में यह चुनाव लोकतंत्र के लिए परीक्षा की कठिन घड़ी थी।
इस वक्त तक लोकतंत्र सिर्फ धनी देशों में ही कायम था। उस समय यूरोप के बहुतेरे देशों में महिलाओं को मताधिकार भी नहीं मिला था। ऐसे में हिंदुस्तान में सार्वभौम मताधिकार होना अपने आप में बड़ा जोखिम बड़ा प्रयोग था। आपको विश्वास नहीं होगा कि हिंदुस्तानी संपादक ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया। ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार असफल रहा। इंडियन सिविल सर्विसेज के एक अंग्रेज नुमाइंदे का दावा था कि आने वाला वक्त और अब से कहीं ज्यादा जानकार दौर बड़े विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की यह बेहूदी नौटंकी देखेगा। आखिरकार बहुत दिक्कतों के बाद 1952 में जाकर चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण हुई। लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। कुल मतदाताओं में आधे से अधिक ने मतदान के दिन अपना वोट डाला। चुनाव के परिणाम घोषित हुए तो हारने वाले उम्मीदवारों ने भी इन परिणामों को निष्पक्ष बताया। सार्वभौम मताधिकार के इस प्रयोग ने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। यह बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया। 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। अब यह दलील दे पाना संभव नहीं है रहा कि लोकतांत्रिक चुनाव गरीब अथवा अशिक्षा के माहौल में नहीं कराए जा सकते। यह बात साबित हो गई कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता है। पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की भारी भरकम जीत हुई। चुनाव के नतीजों से शायद ही किसी को अचंभा हुआ हो। आशा यही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस चुनाव में जीते और तब के दिनों में यही एकमात्र पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था। फिर इस पार्टी में खुद जवाहरलाल नेहरू थे जो भारतीय राजनीति के सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता थे। इस पार्टी ने लोकसभा के पहले चुनाव में कुल 489 सीटों में से 364 सीटें जीती और इस तरह वह किसी भी प्रतिद्वंद्वी से चुनावी दौड़ में बहुत आगे निकल गई। जहां तक सीटों पर जीत हासिल करने का सवाल है, तो पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही। उसे 16 सीटें हासिल हुई। लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव कराए गए। कांग्रेस पार्टी की विधानसभा के चुनावों में भी बड़ी जीत हासिल हुई। त्रावणकोर, कोचीन आज के केरल का एक हिस्सा, मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस ने अधिकतर सीटों पर जीत दर्ज की। उम्मीद के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू पहले आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने। आप अपने किताब के 31 पेज नंबर के मानचित्र को ध्यान से देखें। उसमें स्टेट वाइज कहाँ कौन सी पार्टी जीती उसको भारत के नक्शे में दिखाया गया है। इससे आपको यह भी अंदाजा होगा कि 1952 से लेकर 1962 के बीच कांग्रेस पार्टी किस कदर हावी थी। दूसरा आम चुनाव 1957 में और तीसरा 1962 में हुआ। इन चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में अपनी पुरानी स्थिति बरकरार रखी और उसे 3/4 सीटें मिली। कांग्रेस पार्टी ने जितनी सीटें जीती थी उसका दशांश यानी 1/10 भी कोई विपक्षी पार्टी नहीं जीत सकी। विधानसभा के चुनावों में कहीं कहीं कांग्रेस को बहुमत नहीं मिली। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण उदाहरण केरल का है। 1957 में केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी। ऐसे एकाध मामलों को अपवाद मान ले तो कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों पर कांग्रेस पार्टी का पूरा नियंत्रण था। हमारी चुनाव प्रणाली के कारण कांग्रेस पार्टी की जीत को ज्यादा बढ़ावा मिला। मिसाल के लिए 1952 में कांग्रेस पार्टी को कुल वोटों में से मात्र 45% वोट हासिल हुए थे, लेकिन कांग्रेस को 74% सीट हासिल हुई। आप सबको याद होगा कि कक्षा 11 की किताब भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार, उसमें हमने देखा कि हमारे देश की चुनाव प्रणाली में सर्वाधिक वोट पाने वाले को जीत के तरीके को अपनाया गया है। ऐसे में अगर कोई पार्टी बाकी पार्टियों की अपेक्षा थोड़े वोट ज्यादा भी हासिल करती है तो दूसरी पार्टियों को प्राप्त वोटों के अनुपात की तुलना में उसे कहीं ज्यादा सीटें हासिल होती हैं। आसान भाषा में समझे तो परसेंटेज ऑफ वोट्स की जगह सीट कितनी जीती गई इस पे चुनाव का परिणाम निर्भर करता है। और अगर एक वोट ज्यादा से भी सीट जीती गई तो वह सीट जीती मानी जाती है और इसलिए कांग्रेस इस प्रणाली के तहत हमेशा कांग्रेस का दबदबा बना रहा। यह वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। अब तक हमने यह समझा कि कैसे भारत ने पहले चुनावों को कितनी मुश्किलों के बाद भी सफलतापूर्वक संचालित किया और किस तरह कांग्रेस ने लगातार 3 चुनाव जीते। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इस दौरान कौन कौन से विपक्षी पार्टियों का उद्भव हुआ, लेकिन ऐसा होने के बाद भी क्यों कांग्रेस का दारोमदार बना रहा। धन्यवाद।